नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। 5 की पंचायत में बात होगी पीएफआई पर कसते शिकंजे को लेकर। दरअसल एनआईए ने बीते दिनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों पर देश भर में छापेमारी की। यूपी एनआईए ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, संत रविदास नगर और सिद्धार्थनगर जिले में छापेमारी की है। और हालांकि सूत्रों के मुताबिक सीतापुर और भदोई और बाराबंकी समेत 1 दर्जन ठिकानों पर भी जांच पड़ताल की गई। लखनऊ और कानपुर में छापे के दौरान एनआईए की टीम लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और पीएफआई से जुड़े हुए साहित्य जब्त कर अपने साथ ले गई। फिलहाल यूपी में कोई गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। वहीं गोरखपुर में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर एनआईए की टीम कोतवाली इलाके में बुक स्टॉल, प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी करने पहुंची। प्रिंटिंग प्रेस संचालक से घंटों पूछताछ के बाद अन्य दस्तावेजों की टीम ने जांच की। पूछताछ करने के बाद टीम लौट गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर गुलाम ख्वाजा जो वेटरनरी सीएमओ से रिटायर हुए, बाकायदा सरकारी नौकरी में थे, उनके यहाँ छापेमारी चल रही थी सुबह 5 बजे से। और यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है जो बता रही है, जानकारी दे रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ निकल कर आया है सामने? सर सर्च हो रहा है। अभी तो सर्च हो रहा है। सर्च हो रहा है। सर, ये गुलाम ख्वाजा पीएफआई से जुड़े हुए थे? अभी कुछ क्लियर नहीं है। इनको डिटेन भी किया गया है? इनको डिटेन भी किया गया है? कुछ एविडेंसेस मिले हैं सर क्या इनके पास? जांच चल रही है अभी। सर, क्या बताया जा रहा है फंडिंग इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें आई हैं? ये एनआईए के लोग थे जो बता रहे थे, ऑफिसर्स एनआईए के। मैम उनको डिटेन नहीं किया गया? नो कमेंट प्लीज। मैम, बस इतना बता दीजिए कि पीएफआई से जुड़े हुए वो लोग। एनआईए की टीम यहाँ पर सुबह 5 बजे से मौजूद थी। डॉक्टर गुलाम ख्वाजा जो वेटरनरी डॉक्टर थे, सीएमओ थे और रिटायर होने के बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते थे, उनके घर ये छापेमारी चल रही थी। यहाँ पर एनआईए के लोग थे जो बता रहे थे कि सर्च चल रहा है और बहुत कुछ आने वाले वक्त में निकलकर सामने आ सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। पीएफआई मामले को लेकर के लगातार एनआईए का शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में जहां मैं खड़ा हूं ये बक्सीपुर इलाका है और यहां भी एनआईए की टीम कल देर शाम तक छापेमारी की है। तकरीबन गोरखपुर, लखनऊ, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर सहित तमाम अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। क्योंकि पीएफआई से जुड़े हुए जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसको लेकर के उसके संदेह पर और यहाँ पर गोरखपुर की में एनआईए की टीम पहुंची थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम उनके साथ थी और यहाँ पर पहुंच के उन्होंने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने कई दुकानों पर छापेमारी की है और बाकायदे उनसे पूछताछ भी की है। और उसके दौरान ही पूछताछ करने के साथ ही जो है उनके दस्तावेजों को भी खंगाला है। और जो है यहाँ के लोगों की अगर बात करें जहाँ पे छापेमारी हुई है तो उनका मानना है कि वो काफी सालों से ये कारोबार कर रहे हैं और 1 दशक बीत चुका है और ये पहला ऐसा मौका है जब उनके दुकानों पर इस तरीके से एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी हुई है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि एक जो है वहां पर जहां से ये पूरी सामान को अपने पूरे किताब और कॉपियों को मंगाते हैं वहां बाहर से एक एजेंट है जो वो पकड़ा गया था। उस एजेंट के डायरी में इनका नाम बरामद हुआ था और नाम बरामद होने के बाद जो है उस नाम के जरिए एनआईए की टीम को संदेह हुआ था और वो गोरखपुर टीम पहुंची थी। और बाकायदे जहां मैं खड़ा हूं मेरे ठीक पीछे जो दुकान है वहां पर वो एनआईए की टीम पहुंची थी और बाकायदे यहां पर छापेमारी की गई है और पूछताछ किया गया है और तमाम दस्तावेज खंगाले गए हैं। फिलहाल एनआईए के हाथों में अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन एनआईए की टीम जो है यहाँ पर पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट को इनके देखने के बाद यहाँ से लखनऊ के लिए वापस लौटी है। और इसके बाद अभी लगातार अन्य अलग अलग जिलों में इसी तरीके की छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है कि पीएफआई को लेकर के एनआईए का शिकंजा लगातार अलग अलग शहरों में जैसे जैसे सबूत मिल रहा है उसके हिसाब से कसता जा रहा है। कैमरा पर्सन अजीज के साथ सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो पीएफआई पर नकेल कसने के लिए अलग अलग शहरों में लगातार छापेमारी चल रही है। पीएफआई के मददगारों पर स्ट्राइक जारी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जो पीएफआई के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं? कौन है मददगार?
अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से जांच हो रही है। एनआईए की टीम कई शहरों में पहुंची, चाहे कानपुर, गोरखपुर, संत रविदास नगर, भदोही, कई जगह पर जहां पर इनपुट्स ऐसे मिले कि इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों में कुछ लोग संलिप्त हैं, पाए गए हैं। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे और सुशील कुमार संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं और मिथिलेश संवाददाता संत कबीरनगर से और राहुल वाजपेयी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपसे ही समझना चाहूंगा कि पीएफआई का ये जो पूरा इस समय चल रहा है जांच, लगातार छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, पहले समझना होगा कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत तब हुई जब देश में सिमी को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। सिमी वो संगठन था जो न सिर्फ नौजवान मुस्लिम युवकों को देश विरोधी घटनाओं के लिए, देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए, राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज के लिए तैयार करता था, बल्कि समय समय पर कई ऐसी गतिविधियां हुई जहां सिमी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने, एनआईए ने, दिल्ली स्पेशल सेल ने, जिसके बाद सिमी को बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। सिमी के ही बी टीम की तरह काम करने वाले पीएफआई की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में पीएफआई ने अपना जो चोला ओढ़ा वो दीनी तालीम को लेकर, दीनी इबारतों में जाकर छोटे छोटे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम किए जाने को लेकर, साथ ही साथ दीन से जुड़ी तालीम को आगे बढ़ाने को लेकर। लेकिन असल में उनके मंसूबे सिमी के ही एजेंडे को आगे बढ़ाने। धीरे धीरे ये बात खुलने लगी और फिर देश में सीए और एनआरसी के दौरान हुए दंगों से ये बात साफ हो गई कि कैसे पीएफआई ने कई जगहों पर दंगों को भड़काया, कैसे वहां पर लोगों को मॉब इकट्ठा करा और न सिर्फ मॉब इकट्ठा किया बल्कि उस मॉब को प्रेरित किया कि वो इस तरह की घटनाओं में शामिल हो। जिसके बाद पीएफआई को भी प्रतिबंधित किया गया। पीएफआई के प्रतिबंधित होने के बाद उन्होंने अपने ही मॉड्यूल का दोबारा इस्तेमाल किया, यानी वो छोटे छोटे संगठन जो मसौटा संगठन की तरह पीएफआई के लिए काम कर सकें, उनके रिक्रूटमेंट सेल, उनके स्लीपिंग मॉड्यूल को एक्टिवेट करना, उनके हैंडलर से बातचीत करना, साथ ही साथ उनके आतंकी जिहादी एजेंडे को आगे बढ़ाना। और एनआईए को जब इस बारे में जानकारी हुई तो कल हमने देखा कि कैसे बीते दिन सुबह 5 बजे के बाद सभी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस छापेमारी के दौरान लोकल पुलिस को पता बताने के लिए तक नहीं पूछा गया, बल्कि कई जगह तो ये वाकया पेश आया कि लोकल पुलिस को पता एनआईए बता रही थी कि आप यहाँ आ जाइए। उनका प्राइमरी जो कॉर्डन बनाना था, प्राइमरी पेरिफेरी बनाने की पुलिस को, उन्हें एनआईए के जो एडजॉइनिंग अफसर्स थे, लिंकिंग अफसर्स थे, उनसे बातचीत करनी। लिहाजा देश की खुफिया एजेंसियों ने बहुत जानकारी कर रखी थी, तस्दीक कर रखी थी और जिसके बाद ये एनआईए के छापेमारी की कार्रवाई हमने देखी। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ 2 पूर्व डॉक्टर्स, जिसमें से एक वेटरनरी डॉक्टर, दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर और उसके अलावा एक पूर्व शिक्षक, यानी तीनों ही अपनी नौकरियों में बहुत अच्छी पोजीशंस पर थे और तीनों उस जिहादी एजेंडे के लिए काम कर रहे थे। चलिए ठीक है सुशील, ठीक है अभिषेक। सुशील, आपसे समझना चाहूंगा कि गोरखपुर में और आसपास के इलाकों में क्या कोई इनपुट्स मिले हैं या आपके पास पीएफआई से जुड़ी हुई जो छापेमारी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल गोरखपुर से लगाए तमाम आसपास के जिलों में एनआईए की टीम ने कल सर्च ऑपरेशन किया और तमाम अलग अलग जगहों पर 2.5 से 3 घंटों तक जो है छापेमारी चली है, पूछताछ चला है और दस्तावेज खंगाले गए हैं। गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ या फिर सिद्धार्थ नगर, डुमरियागंज, महाराजगंज में भी 29 ऐसे लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। तकरीबन आसपास के जगहों की अगर बात करें तो तकरीबन 76 ऐसे जगह है, लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और एनआईए की टीम लगातार उन जगहों पर पहुंच करके जो है छापेमारी कर रही है। गोरखपुर की बात करें तो जो बख्तीपुर के पास, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो या फिर जो बुक डिपो है, जो किताब की दुकान है, वहां पर 2.5 से 3 घंटे तक छापेमारी चली है। वहां के एक एक किताबों को चेक किया गया है, बाकायदे उनके सारे दस्तावेजों को खंगाला गया है और उनसे घंटों पूछताछ करने के बाद फिर टीम आगे लखनऊ के लिए रवाना हुई है। और जब आज इंडिया न्यूज वहां पे पहुंची थी तो उनसे जब बात की तो पता चला कि एनआईए की टीम यहाँ आई थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और यहाँ पर घंटों पूछताछ की है। चूंकि कोई एजेंट पकड़ा गया था, उसके एजेंट के उस डायरी में इनका नाम था और ये 1 दशक से यहाँ पे यही कारोबार कर रहे हैं, उसके संदेह को लेकर के यहाँ पे एनआईए की टीम आई थी और बाकायदे
पूछताछ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ से कुशीनगर, फिर महाराजगंज, डुमरियागंज, सिद्धार्थ नगर, तमाम आसपास के जो जिले हैं वहाँ भी एनआईए की टीम ने पूरी तरह से सर्च और जो है पूछताछ की है। और एक एक लोगों करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे पूछताछ की गई। किताबों को चेक किया गया और बाकायदे उनके जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको खंगाला गया और उसके बाद सारे दस्तावेजों की जानकारी लेने के बाद राहुल वाजपेयी, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? कुछ जरूर इनपुट इनको मिला होगा। सुशील, राहुल वाजपेयी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, कल बुधवार सुबह 4 बजे से ही पूरे देश में एनआईए की छापेमारी शुरू हो गई थी, जिसमें कानपुर में भी छापेमारी हुई। कानपुर के मूलगंज थाना अंतर्गत हीरामन के पूर्वा से डॉक्टर अबरार नाम के बुजुर्ग व्यक्ति को एनआईए द्वारा उठाया गया और करीब सुबह 4 बजे से लेके 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक पूछताछ हुई। इसके अलावा उनके जो बेटे थे, दोनों बेटों से भी पूछताछ हुई। फिलहाल पुलिस ने और एनआईए ने उनको वहां से छोड़ दिया, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों का साफ तौर पे कहना है कि ये कहकर छोड़ा है कि कभी भी उनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए तो वो सहयोग करेंगे। हालांकि एनआईए की ये छापेमारी, क्योंकि एनआईए पूछताछ के बाद अगर कुछ भी संदिग्ध होता है तो उसको अपने साथ ले जाती है, उसको साथ नहीं ले गई है, उसको उठाने से ही उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। करीब 10 घंटे की पूछताछ करी गई है। जैसा सूत्रों का कहना है कि कोई दिल्ली का पुराना मामला था जिसको लेके डॉक्टर अबरार अहमद, जिनकी उम्र करीब 70 प्लस होगी, उनसे पूछताछ हुई, उनके बेटों से पूछताछ हुई, उनके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ हुई। लेकिन उसके बाद एनआईए के जो अधिकारी थे, एनआईए के अधिकारियों ने लगभग 3 बजे उनको और उनके बेटों को वहां से जाने दिया थाने से, और जाने के बाद टीम भी वहां से रवाना हो गई। जी बिल्कुल। मिथिलेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बात कर रहे हैं कि एनआईए की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। संतकबीरनगर जिले के आसपास तमाम जनपदों में लगातार छापेमारी की कार्यवाही करी जा रही है। और इसी तरह से जो सूत्र बताते हैं वो संतकबीरनगर से ये स्थिति है कि यहाँ पर भी कभी भी एनआईए की टीम छापेमारी कर सकती है, क्योंकि तमाम बड़े मामले यहाँ से भी सामने निकलकर एनआईए के सामने आए हैं और अभी जल्द ही इसमें छापेमारी की कार्रवाई होने वाली है। हालांकि संतकबीरनगर जिले के आसपास जिलों में कई जगहों पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जिस तरह से इनपुट जो है एनआईए को मिला है वो संतकबीरनगर में कहीं ना कहीं छापेमारी की कार्रवाई हो सकती है। जी अभिषेक, अगर बात किया जाए, एनआईए ने छापेमारी की लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं एनआईए की टीम को बस संदेह है और संदेह के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो गिरफ्तारी होती। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बाकी जगहों के बारे में जानकारियां आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लखनऊ में गिरफ्तारी नहीं, डिटेंशन हुआ। डॉक्टर अनीस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको डिटेन किया एनआईए ने, क्योंकि जो दस्तावेज उनके पास से मिले, यानी कट्टरपंथी दस्तावेज मिले हैं, कट्टरपंथी साहित्य से थोड़े दस्तावेज मिले। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि भाई जब एनआईए ने इन तीनों घरों में दस्तक दी एक के बाद एक, तो सबसे पहले इन तीनों ने अपने मोबाइल और लैपटॉप के डाटा को डिलीट किया। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में अपने फोन के डाटा को रिस्टोर कर दिया, जिसके चलते जब एनआईए की टीम ने उनसे उनका फोन मांगा तो फोन में उनके अपने जो आम तौर पर इस्तेमाल करने वाले ऐप्स हैं वो भी नहीं। तो ये साफ जाहिर होता है कि उनको ये पता था कि उनके फोन में कुछ ऐसा है या उनके लैपटॉप में कुछ ऐसा है जिसको देखकर एनआईए निश्चित तौर पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड डिलीट करने की सोची। हालांकि एनआईए ने वो सारे दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें एनआईए के एक्सपर्ट रिस्टोर कर रहे हैं, यानी डाटा रिस्टोर किया जा रहा है। डॉक्टर अनीस को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। और सबसे अहम बात, जो भी दस्तावेज उन्हें मिले हैं उसके बाद लोकल पुलिस को और एजेंसीज की पूरी तरह से जानकारी में थी। एजेंसीज को पिन पॉइंट लोकेशन पता थी, घर में कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कौन अंदर है कौन बाहर है। सुबह 5 बजे इसलिए बिल्कुल साफ है कि जो देश की एजेंसी है उनकी नजर उन पर है और बाकायदा उनकी एक्टिविटीज को वॉच करने के बाद एनआईए ने रेड डाली। लिहाजा अब उन्होंने क्या कुछ किया, कितनी कारस्तानियां की हैं, जैसे जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर ख्वाजा ने मुंबई, बैंगलोर और कई राज्यों में जाकर रिलीजियस प्रीचिंग यानी धार्मिक कार्यक्रम किए हैं, जिसमें कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सामाजिक उन्माद फैला सकती हैं या फिर भड़काऊ भाषण जैसी बातें कही हैं, जिसको लेकर उनसे पूछताछ भी हुई है। और
अब उनके लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला जा रहा है, जिसमें क्या कुछ निकलकर सामने। बिल्कुल सुशील, एक बात ये कि पीएफआई पर बैन की बात है, बैन है, लेकिन फिर भी अभी इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं? क्या इसके विषय में कोई जानकारी, कोई इनपुट्स या डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही हो, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ अमुक व्यक्ति है जो पीएफआई को संचालित कर रहा है अभी? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल आपका है और शायद यही वजह है कि एनआईए के पास कोई ऐसा ठोस सबूत जरूर है जिसको लेकर के कई सौ किलोमीटर की दूरी तय करके एनआईए की टीम अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। क्योंकि एनआईए को ये पता है कि जो हर जिले में इसके पूरी तरह से नेटवर्क फैले हुए हैं और कौन कौन लोग हैं, जैसे जैसे अगला स्टेप मिल रहा है उसी स्टेप के आधार पर वो कार्रवाई कर रही है। ये जरूर है कि अभी तक की एनआईए की टीम से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में एनआईए की जो जांच है उस जांच में निश्चित रूप से कई लोग संजय में आएंगे और कई लोग गिरफ्त में आएंगे और जब एनआईए इस चीज का खुलासा करेगी। फिलहाल एनआईए अभी इसलिए एक एक कदम को फूंक करके रख रही है क्योंकि एनआईए के पास कुछ ऐसे सबूत जरूर हैं जिनके आधार पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो जांच का दायरा है वो दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और एनआईए जब पूरी तरीके से इस बात को लेकर के पुख्ता हो जाएगी कि हाँ ये लोग इसमें इन्वॉल्व है या इनके तार इस तरीके से इस जिले से जुड़े हुए हैं, उसके बाद उस तरह की कार्रवाई का भी दौर चलेगा। फिलहाल एनआईए अभी एक एक जिलों में जाकर के पूछताछ कर रही है, उनके दस्तावेजों को खंगाल रही है, उनके लैपटॉप के जरिए या उनके मोबाइल के जरिए उनके सारे डॉक्यूमेंट देख रही है और पूरी तरह से सर्च कर रही है। है चाहे जिले गोरखपुर हो, देवरी कुशीनगर हो, महाराजगंज हो, डुमरियागंज हो या लखनऊ, कानपुर या फिर सिद्धार्थनगर, तमाम जगहों पर जब एनआईए की टीम छापेमारी। ठीक है राहुल, अभी बीच में हम लोगों ने खबर दिखाई कि पीएफआई ठीक है ठीक है राहुल, मेरा सवाल आपसे, बीच में अभी हम लोगों ने खबर इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, गुल्लक बैंक एक बना रखा था कुछ लोगों ने, उस पर पीएफआई लिखा हुआ था, जगह जगह पर फंडिंग की भी बात आई, और क्या अभी इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं या खत्म हो गई हैं पूरी तरीके से? क्योंकि बहुत लोग बैकडोर से जो है फंडिंग भी करते थे। जी निश्चित तौर पे अभी पूर्व में ही आपने देखा होगा कि सीएएनआरसी का बवाल भी हुआ था कानपुर में, और कानपुर में यहाँ तक जिसमें कई लोगों की मौतें भी हुई थी, कानपुर का बड़ा बवाल हुआ था। उसके बाद पूर्व में आपने ये भी देखा हो गया कि कानपुर देहात में राष्ट्रपति और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन कानपुर नगर में भी बवाल हो गया था। बवाल को कानपुर पुलिस ने किसी तरीके से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया था, उसी शाम को बवाल को रोक लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पीएफआई का सामने आया था, कहीं ना कहीं पीएफआई की फंडिंग की सामने आ रही, पीएफआई इकट्ठा किया जा रहा था। कानपुर पुलिस ने पकड़ा भी था, उनको जेल भी भेजा था। हाल ही कुछ ऐसे जो पिछले बवाल हुए उसमें पीएफआई के लोग जेल में ही हैं। फिलहाल जिस तरीके से बवाल देखने को मिला था, तो ये साफ कहा जा सकता है पीएफआई को फंडिंग भी हो रही है, पीएफआई के जो लोग हैं उनको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जिस तरीके से सिमी को खत्म किया गया था, सिमी पर पूरा रोक लगा दी गई थी, उसी तरीके से पीएफआई पे भी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उपद्रवी समाज के उपद्रवी तत्व हैं वो इस पीएफआई जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, उस संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए एनआईए द्वारा कल पूरे देश में छापेमारी करी, जिसमें कानपुर भी है। इसके अलावा कानपुर से जिससे पूछताछ करी गई उससे ऐसी कोई चीज निकल के सामने नहीं आई है जिससे पीएफआई एनआईए उनको ले जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए ने। मिथिलेश, आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसमें अगर एलआईयू की अगर भूमिका देखी जाए तो कितनी सक्रिय भूमिका है? मिथिलेश जी देखिए, लगातार जो एनआईए कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं ये जो है जो तरीके से जो तमाम हड़कंप मचे हुए हैं, लेकिन एनआईए जो जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो लगातार संतकबीरनगर जनपद के आसपास जनपदों में काम कर रही है। रही बात जो एलआईयू की है, वो एलआईयू अपनी तरीके से तमाम उसने तंत्र फैला रखे हैं और उसकी सूचना जो है संबंधित अधिकारियों को जो है उनके द्वारा दी जाती रही है। यही वजह है कि जो सरकारी तंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है। धीरे धीरे जो साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह पर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि संतकबीरनगर में जिस तरह से छापेमारी की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरह सूत्र बता रहे हैं कि तमाम ऐसे ठिकानों पर जल्द ही छापेमारी की बड़ी कार्रवाई होने वाली है।
लेकिन जिस तरह से लगातार जांच एजेंसियां जो मजबूती मिल रही है, जैसे एलआईयू है और तमाम ऐसे विभागीय तंत्र जो है जिले के स्तर पर रहते हैं, जो वो अपने तंत्र को माध्यम से सूचना एकत्रित करते हैं और संबंधित अधिकारियों को देते हैं, जिससे उनकी सूचनाओं को मजबूती से रखते हुए जो है लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। जी अभिषेक, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि देखिए एलआईयू की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एलआईयू की फेलियर भी सामने आई है, क्योंकि लोकल लेवल पर पीएफआई फूल रहा है, लेकिन अंदर खाने में कोई जानकारी नहीं होती। जब कोई विस्फोटक जानकारी आ जाती है या कोई बड़ा घटना होता है, फिर इसके बाद एलआईयू जागती है, फिर इसके बाद छापेमारी कार्रवाई होती है। तो एलआईयू क्या सही से काम नहीं कर पा रही है क्या? बिल्कुल, देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी एनआईए का इस तरह से सामने आना इस बात की तरफ इशारा है, और ये बिल्कुल कहीं से छुपी हुई बात नहीं है कि देश की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह निगाह रखती हैं। कई ऐसे केसेस में जहां पर उन्हें जानकारी होती है कि कौन देश विरोधी काम कर रहा है, उसकी एक्टिविटी और उसकी पूरी चेन को कई बार पकड़ने के लिए उन्हें वॉच पर डाला जाता है। वॉच पर डालने के दौरान उनके फोन लिस्टिंग पर होते हैं, उनके फोन, उनकी एक्टिविटीज, उनके मूवमेंट सर्विलांस पे होते हैं। बाकायदा एक ऑपरेशन चलता है जिसमें उनके पीछे लोगों को लगाया जाता है एक एक एक्टिविटी नोट डाउन करने के लिए वो किससे मिल रहा है। और कभी कभी इन सारी चीजों में वक्त जाता है। शायद पीएफआई के इन लोगों को पीएफआई के प्रतिबंधित किए जाने को लेकर पूरे देश भर में जो गिरफ्तारी हुई, चाहे वो बैंगलोर से, कैलकाटा से या फिर देश के अन्य हैदराबाद जैसे इलाकों से, लखनऊ से जो गिरफ्तारियां हुई थी, उसने कहीं ना कहीं पीएफआई की कमर तोड़ के रख दिया। लेकिन उसके बावजूद जब एजेंसीज को ये पता चला तो कुछ लोग अभी भी पीएफआई के मैलिफाइड इंटेंशन यानी पीएफआई के जिहादी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों को वॉच पर डाला। लंबे समय तक उनकी एक्टिविटीज को वॉच करते रहे, और जब उन्हें लगा कि उनके पास पुख्ता जानकारी आ गई है, तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए बाकायदा एनआईए की टीम ने पूरे देश भर में छापेमारी और क्रैकडाउन किए हैं। ये कोई छोटा मोटा क्रैकडाउन नहीं था, पूरे देश में एक ही वक्त पर अचानक से इस तरह के क्रैकडाउन करने के लिए सटीक जानकारियां, सटीक एड्रेस, सटीक पिन पॉइंट लोकेशन। बिल्कुल अभिषेक, अभी मैं देख रहा था कि जब आप एनआईए के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की, यानी चीजों को वो लोग गुप्त रखना चाहते हैं कि कोई भी चीजें जो है पहले उसको हम जांच कर लें फिर बात करें। बिल्कुल, एनआईए का एक सेट पैटर्न है, प्रोटोकॉल है। एनआईए कभी भी कोई जानकारी, वर्बल इंफॉर्मेशन किसी टीवी मीडिया चैनल के सामने नहीं देते। लेकिन ये जरूर था कि जो हमने यानी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुछ मिला, सर्च ऑपरेशन के बाद कोई अरेस्टिंग हो रही है कि नहीं, क्या चल रहा है, इनका नाम क्या है, क्यों आए यहाँ पर आप लोग, क्या इनका कनेक्शन पीएफआई से है, इन बेसिक सवालों के जवाब के तौर पर उन्होंने अपने हाथ दिखाकर एक साइन ऑफ प्रोटेस्ट के रूप में मना कर दिया। बिल्कुल, चलिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुशील कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मिथिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल वाजपेयी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएफआई के मददगारों पर बड़ा स्ट्राइक है, जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। अब एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब एनआईयू को भी सक्रिय रहना चाहिए ताकि एनआईए को, इस एनआईए की टीम को मदद मिल पाए, ताकि जांच और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।